हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तनु एंड आज की वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखो, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इधर देखो, Electrons are negatively charged atomic particles, subatomic. ठीक है, electrons are negatively charged subatomic particle discovered by J.G. Thomson by cathode ray experiment in 1897. ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर, लेकिन मोस्टली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन के बारे में आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और अब इसके चार्ज के बारे में देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 का चार्ज होता है, और फिर आगे डेसिमल होती है 602 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.107 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे हम नेलिजिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि -1 और उसमें भी पॉइंट लगा के सोचो कितनी छोटी वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू से हम नेलिजिबल या फिर वेरी लो भी कह सकते हैं। नेलिजिबल ज़्यादा सही लगेगा अगर बड़ा के पेपर में लिखने को आया तो। और अब आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम लिखते हैं ऐसे। प्रोटॉन आर दीज आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन बाय कैनल रे एक्सपेरिमेंट इन 1886। देखो यहाँ पे मैं बताना बोली थी कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को 1897 में डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन कब डिस्कवर हुए थे? 1886 में। मतलब प्रोटॉन पहले डिस्कवर होते इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे ई गोल्डस्टीन भी, इनके बारे में भी आपको मिल जाएगा अपनी बुक में। स्टीन ने डिस्कवर किया था कैनल रे एक्सपेरिमेंट के मदद से। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है +1, मतलब वैल्यू सेम होती है, बस ये प्लस में होता है, वो नेगेटिव में होता है। और चार्ज की बात करें तो चार्ज तो आपको दिख ही रहा होगा कितना है, 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यहाँ पे ना सब में आप चार्ज का कॉलम्स भी लिख लेना, कॉलम्स। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी इसमें। और प्रोटॉन और 200 टाइम्स होते हैं, 2000 टाइम्स नहीं, 200 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। ये एक लास्ट और दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तीसरा, जिसे डिस्कवर किया था जे चैडविक ने 1932 में। और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका मास जो होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। ठीक है, देखो चार्ज इस पर नो निल, एंड जो मास होता है वो वही सेम होता है उसके जैसे ही, थोड़ा उसके नियरली होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अगर आपके पेपर में लिखना है तो आप ग्राम में लिखना है, केजी में ये -28 हो जाता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस बताती हूँ मैं अभी क्या होता है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में नहीं होते न्यूट्रॉन्स, लेकिन बाकी सबके सबके न्यूक्लियस में होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें, एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। और जो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के साइड में, मतलब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। ये भी आप आगे पढ़ोगे। अब ये कैनल रे गोल्डस्टीन डिस्कवर 1816 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज। और उन्हें कैनल रे नाम दे दिया था। और ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज थी, जो अपनी एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज थी, और इसकी जैसे ही हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस होती हैं उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव चार्ज होती है उसे हम कहते हैं एनोड। ठीक है, कैथोड होती है नेगेटिव चार्ज, एनोड होती है
कैथोड होती है प्लस, एनोड होती है नेगेटिव। ठीक है, ओके। सो ये थोड़ा मॉडल टाइप है, ये बुक में नहीं दिया लेकिन मैं सोचा बना देती हूँ एक्स्ट्रा में। अब ये जो है ना, ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है जो उन्होंने दिया था। उन्हें कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो जो वो होते हैं, स्फीयर होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, मतलब जिसमें एक बॉल टाइप अब समझ रहे हो, उसमें जो होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन हर जगह स्प्रेड हुए होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें दबे हुए होते हैं। तो ये उनका जे थॉमसन का मॉडल का कहने का था, और इसे और नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि वाटरमेलन, क्रिसमस पुडिंग, और फिर ये इनके बारे में है, ये भी आपके बुक में है, सो वहाँ से लेना। देखो क्रिसमस पुडिंग कहते थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ड्राई फ्रूट्स, और आपके बुक में करंट्स वर्ड यूज़ कर रखा है इसके लिए, करंट्स हैं। और वाटरमेलन जिसमें जो रेड एडिबल पार्ट होता है ना, वाटरमेलन का रेड पार्ट, तो उसे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन टाइप बताया है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीड की तरह बताया है, जैसे कि सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन में, पूरे में रेड रेड होता है, फिर उस पर सीड्स होते हैं, तो उसे इन्होंने वो बताया इलेक्ट्रॉन्स, सीड्स को। और प्लम पुडिंग भी कहते थे। और इससे इन्होंने बताया कि एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, गड़े हुए होते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब उनकी नंबर सेम होता है, जैसे कि हमारा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सो एटम इलेक्ट्रिकली नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? देखो जैसे हमारे प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, और न्यूट्रॉन का क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। सो हम इससे ही काट सकते हैं, बिल्कुल, ये मैथ्स में पढ़ा है आपने, पक्का पढ़ा होगा मैथ्स में कि हम काट सकते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को। सो हमारे पास बचा क्या, 0। और अगर हमारे पास न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ना, तब तो हम कहते हैं, समझो न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन ने सॉरी एटम का चार्ज पॉजिटिव होता है। या फिर अगर न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम कह सकते थे कि एटम में पूरा चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन अब तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, सो उसका भी चार्ज 0 और इसका भी चार्ज 0, तो टोटल इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता एटम में। ये और जो ड्रॉबैक था जे थॉमसन का, ये वाला जो फर्स्ट वो है पोस्टुलेट, ये इनका ड्रॉबैक था। ठीक है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसे हम सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते थे, बट मोस्टली आपकी बुक में आ सकता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब बुक में न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम लिखा, लेकिन हम इसे सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते थे। अब रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड का ना बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं एटम में। सो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ये जानने के लिए, और उन एक्सपेरिमेंट का नाम था स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, ऐसा कुछ था। और इसमें क्या करते थे वो, इसमें ना इन्होंने जो थी अल्फा पार्टिकल्स थे, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट का नाम था। और जिसमें अल्फा पार्टिकल्स थे ना, उन्हें गोल्ड फॉइल पे गिरवाया था, मतलब फॉल को उड़ाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है ना, ये सेम वही है, आपकी बुक में ये सब लिखा हुआ है। सो मैंने ना इनसे ये बना दी कि इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने सीधे क्वेश्चन बना दी कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब लाइन आपकी बुक में लिखी है एनसीईआरटी में। देखो, अब उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? क्योंकि उन्हें पतली लेयर चाहिए थी, और गोल्ड फॉइल में कम से कम 1000 एटम थे बस। 1000 एटम बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन सोच सकते हो इतना सा क्या, इससे भी छोटा, जो मैंने डॉट बनाए इससे भी छोटे छोटे आइटम होते हैं। 1000 तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मटेरियल उससे बहुत छोटा बनता है, इसलिए आप पतला रही, और वो हाईली मेलिएबल भी होता है, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स और डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और उन पे 4u का मास होता है, उनका 4u का मास होता है, और उनके पास एक अच्छी अमाउंट में एनर्जी होती है, और चार्ज उनका होता है +2, +2 इनका चार्ज होता है। और ये ना क्वेश्चन आ नहीं सकता, मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन अगर आ गया 1 मार्क्स में सब ले सकते हो कि उन्होंने क्यों अल्फा पार्टिकल्स यूज़ किए। वैसे तो अगर आया तो आपको ऊपर वाले ही लिखना है ये, लेकिन अगर आपको वो जैसे 1 मार्क्स का आया क्वेश्चन, तब भी अगर आपको वो नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो कि सिंपली यूज अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज दे आर हैवी एंड दे हैव मोर एनर्जी या कंसिडरेबल एनर्जी। ठीक है, उसने एक्सपेक्ट क्या किया था अपने मॉडल से? उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जैसे ये गोल्ड फॉइल है, अपनी वो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, सो उन्होंने यही सोचा था कि अल्फा पार्टिकल जो इससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एकदम डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन
क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। उन्होंने इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने की मैंने सोचा था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही हो सकता है, जैसे ये लाइट जा रही है, ये गोल्ड फॉइल है, सो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है। बट रिज़ल्ट क्या था? रिज़ल्ट था बिल्कुल अलग। उन्होंने वो सोचा भी नहीं था, वो रिज़ल्ट था क्या था कि देखो, ये तो उन्होंने सोचा था, ये तो वो रिज़ल्ट था जिन्होंने सोचा था। बट जो बाकी के दो थे ना, ये रिज़ल्ट ऐसा नहीं था कि जिन्होंने सोचा था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो रहे हैं। और जो अल्फा पार्टिकल्स है ना डिफ्लेक्ट, देखो मैं भी मॉडल दिखाती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ। फिर जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखो मैं दिखाती हूँ, ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है स्ट्रेट चल जाती है गोल्ड फॉइल से। देखो ये रहा आपका मॉडल, देखो एकदम सीधे जा रहे हैं ना, और ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट ये हमने देखा कि जो भी न्यूक्लियस से टकरा रहा है ना, वो ऐसे हो रहा है वापस, मतलब जो सिंपल गोल्ड फॉइल से जा रहे हैं वो नहीं हो रहे, लेकिन जो उसके न्यूक्लियस से टकरा रहा है ना, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स फॉइल में स्मॉल एंगल से, देखो जैसे ये है, उसमें कितना स्मॉल एंगल बन रहा है, ये बन भी नहीं रहा मुझसे, तो इतना छोटा बन रहा है। ये दो कितने छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये तो जैसा गया वैसे ही आ गया, वो ये आप आगे पढ़ोगे, आगे मतलब अगली क्लास में नहीं, अगर पोस्टुलेट। और 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल तो ऐसा था, 12,000 में से एक पार्टिकल तो ऐसा था जो कि जैसा गया वैसा ही वापस आ गया, सिंपल उसी लाइन में जैसे गया और ऐसे ही वापस ऐसा आ गया, ठीक है। और ये है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल, ये इसका मॉडल है। ये पेपर में बनाने को आ भी जाए तो बहुत आसान है, मतलब जो भी न्यूक्लियस से पास हो रहे हैं उसे आपको रिफ्लेक्ट कर देना है, जो और ये वो डिफ्लेक्ट कर देना है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मैंने इसमें लाइन किया ना ब्लू, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ ये लिखना होगा, तो ये जो ब्लू लाइन मैंने की है सिर्फ ये, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी का तो मैं समझाया कि क्यों हमने कहा कि एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस एम्प्टी है। क्यों कहा? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल में बिना डिफ्लेक्ट किए हुए चले गए थे, सीधे दिखा नहीं, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए चले गए थे बहुत सारे, इसलिए। देखो स्पेस है, मतलब जो ये न्यूक्लियस ने बहुत ही कम स्पेस, ये एटम इसमें बहुत ही कम स्पेस बीच में होता है, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। और जो पॉजिटिव, देखो अब सेकंड है कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो एटम में, वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसी न्यूक्लियस को कहा गया है। देखो ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन पे क्या कैसा चार्ज होता है? चार्ज ही नहीं होता। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो कितना हुआ? पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही बताने कि पॉजिटिव चार्ज में वो बहुत ही कम जगह लेता है। जैसे ये है आपका एटम, इसमें जो ये है पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस, ये बहुत ही कम जगह लेता है। और ऊपर वाले लाइन में कहा है खाली जगह है, तभी तो ये सीधे सीधे निकल गए, वरना जो भी इससे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब इससे टकरा रहे थे, वो तो वापस मुड़ के आ रहे थे। और द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम आर कंसंट्रेटेड इन वेरी वॉल्यूम विद इन द एटम। सो और एक तरह से वही बात है जो ऊपर बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज और मास है गोल्ड फॉइल का, वो बहुत ही कम वॉल्यूम ले रहा है, वो सभी है। और क्यों ले रहा है? क्योंकि देखो एक मैंने बताया था ना कि एक रिबाउंड हो गया था, तो वही है ये सब। और उन्होंने अपने डाटा से क्या कैलकुलेट किया था? उन्होंने न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट किया था। न्यूक्लियस का, ये एटम का नहीं, न्यूक्लियस का रेडियस है। और अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फीचर या पोस्टुलेट ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सो ये भी वही ऊपर वाली बातें हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, न्यूक्लियस जो बताया जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो मतलब पूरा ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में होता है। कैसे? मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का तो मतलब वेट ही नहीं होता, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो अराउंड करते हैं, तो उनका तो कोई वेट ही नहीं है, एक तरह से नेग्लिजिबल है। सो बच्चा क्या, यही बचा, तो इसी का वेट पूरे ओवरऑल माना जाता है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना मास होगा वही ओवरऑल एटम का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो यही था ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, ठीक है, यही था ड्रॉबैक। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉबैक क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑल अराउंड, कि या फिर आप नीचे अभी बताऊँगी मैं तो वो भी लिख सकते हैं
और ये बात तो आप भी मतलब खुद से भी लिख सकते हो कि आपको पता है कि एटम से छोटा ही होगा न्यूक्लियस, बड़ा तो होगा नहीं, फिर वो न्यूक्लियस कैसे होगा। सो वही है कि कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। और अब है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यही कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है देखो उन्होंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और जो मैंने ब्लू लाइन किया ना, अगर आपके पेपर में आया तो आप इतना भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, आपको मार्क्स फुल मिल सकते हैं, मतलब मिल जाएंगे। इन्होंने कहा था रिवॉल्व करेगा, और अगर रिवॉल्व करेगा तो अपनी वो एक्सेलरेशन में होगा। अगर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा फिर एक्सेलरेशन में होगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी को निकालेगा, रेडिएट करेगा। और फिर वो अपनी एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो अरे एक मिनट, न्यूक्लियस में जा गिरेगा। ठीक है। और फिर ऐसा कहा था कि एटम फूट जाएगा वो सब, लेकिन ऐसा एटम के साथ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एटम हाईली स्टेबल है। अब आते हैं बॉर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बॉर्स के देखो ये जो वो लगाए थे रदरफोर्ड पे कि ये ड्रॉबैक क्या है, तो उससे ओवरकम करने के लिए बॉयर ने कुछ पोस्टुलेट निकाले। वो पोस्टुलेट क्या थे कि मुझे आज तक समझ आया कि उन्होंने बिना देखे या फिर पता नहीं कैसे बता दिया कि एटम के अंदर डिस्क्रीट ऑर्बिट में होते हैं वो सब, पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हैं साइंटिस्ट। चलो, और मैं क्या बताने वाली, क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि कुछ ऑर्बिट्स ही होते हैं एटम के अंदर जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, मतलब ये कुछ ही ऑर्बिट होते हैं जिसे हम, मतलब हर एटम के लिए अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। जैसे फर्स्ट एटम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड वो सब आप आगे देखोगे। और वही एटम के अंदर होते हैं और उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। और क्या था, और जब उधर वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, मतलब अपनी एनर्जी को निकालेंगे नहीं, तब वो अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, मतलब रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अब ये इन्होंने एनर्जी लेवल्स के लिए कहते हैं, देखो। और उन्हें ये जो शेल्स होते हैं ना, ये बनाए हैं इन्होंने, सो इससे हम या तो ऑर्बिट्स हैं या इस ऑर्बिट और शेल को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के, एलिमेंट एंड से, और नंबर एंड इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। देखो मोस्टली तो ज़्यादातर फर्स्ट जो 18 एलिमेंट्स है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स बनने होते हैं वो एम शेल तक ही बनते हैं, मतलब ये थर्ड वाले शेल है इस तक ही आ जाते हैं ज़्यादातर, 18 फर्स्ट 18 के। उससे आगे के लिए हमें एन शेल भी बनानी होती है। ठीक है, इन्हें कैसे भरोगे ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे। देखो अब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अलग अलग ऑर्बिट में, ये बोर एंड बरी ने सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सब। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब लिखने हैं ना कि कितने ऑर्बिट में कितने, तो हमें इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि अगर हमें पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर शेल में, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा 2n²। वहाँ पे n होता है ऑर्बिट नंबर, जैसे कहते हैं ना n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ये। तो इसके फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कि के ऑर्बिट में, के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल में 18 और एन शेल में 32। बट इन्होंने कहा था कि जो आउटरमोस्ट होगी उसमें 8 ही आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 18 और 32 कह सकते हैं, लेकिन अगर वो लास्ट वाली तो उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि अगर हम बना रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट जो होगा ना उसमें हम 2 डाल सकते हैं, उसके आगे वाले में हमें 8 ही डालने हैं। 8 ही डालने मतलब 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, 9 नहीं डाल सकते, ना उस अगली वाली में ना उस वाली में। और जो शुरू वाली है, जैसे शुरू वाली जैसे न्यूक्लियस है, मैं इसे जूम करती हूँ, देखो जैसे ये है न्यूक्लियस है, सो इस वाली में हम सिर्फ 2 ही डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब में 8 से एक ज़्यादा नहीं हो सकती किसी में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऊपर फिर ये वाली ये जो रूल है ये क्यों दिया, तब डालनी 8 है तो इन्होंने ये क्यों दिया। चलो, और इन्होंने कहा था कि ऑर्बिट्स सीक्वेंस में ही फिल होंगे, मतलब पहले अंदर वाला फिल होगा फिर बाहर वाला, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि हमने अंदर वाला भरा नहीं और सीधा बाहर वाला भर दिया। अभी स्ट्रक्चर के बारे में, इसे हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट में कैसे कितने आ जाएंगे, 2, तो हमने लिख दिए 2। देखो जूम करती हूँ मैं इसे। फर्स्ट में ये न्यूक्लियस है,
अब फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 ही डाल सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पहले हमें देखना है कि कितने होते हैं सोडियम में। सोडियम का निकाल रही हूँ मैं। सो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 होते हैं, तो हमें इन 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। ये हम फर्स्ट वाले में हम 2 ही डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, ना ही 2 से कम। सिर्फ हाइड्रोजन के में हम डाल सकते हैं 1, हाइड्रोजन के में 1 डालते हैं, बाकी सब में 2 ही डालते हैं। और जो बाकी है उसमें 8 या फिर 8 से कम, 8 से ज़्यादा एक भी नहीं हुआ, 8 से ज़्यादा। इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 करने हैं हमें, 11 करने हैं, हमारे पास टोटल 11 है। तो 11 में से हमने 2 डाल दिए, तो 2 कर दो, फिर कितने बचे? 9। अब हमें 9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस शेल में, तो हम तो 8 से ज़्यादा डाल नहीं सकते, तो इधर 8 डाल दिया। अब उससे अगले वाली शेल में हमसे 1 ही डालेंगे, क्योंकि हमारे पास बचा ही 1 है। अगर ये 13 होता तो हम 3 कर देते, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा? मतलब के शेल में L M 3 शेल में आ गए थे। सो फर्स्ट शेल में कितने डाले हमने? 2, थर्ड शेल में 8, लास्ट शेल में 1। सो ये इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और एक मोस्ट एग्जाम में यही लिखते हैं कि शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, हीलियम, जो भी कुछ भी आ सकता है। उसके लिए आपको याद होना चाहिए एक टेबल, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एंड में भी दिखाऊंगी, अगर ज़रा छूट जाते तो कोई बात नहीं। ये टेबल आपकी बुक में भी है और इधर से भी आपको करनी है। चलो ओके, सो ये वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट। अभी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने सारे नहीं बनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ बनाए हैं। लेकिन देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आपके बुक में देखा है, सिर्फ यही है जो हीलियम है, इसमें 2 ही आ रहे हैं शुरू में। मतलब वो तो हम पे डिपेंड करता है, हम पे नहीं, सॉरी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि कितना ऑर्बिट बनेंगे। अब हीलियम में सिर्फ 2 ही वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो हमने के शेल में काम चलाया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सिर्फ 2। अब देखो ये है हाइड्रोजन, अब इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होते हैं, प्रोटॉन इसमें 1 भी नहीं होता। सो क्या किया हमने? अब 1 ही डाल सकते हैं हम, 2 ज़बरदस्ती डाल नहीं सकते, तो हमने 1 ही कर दिया। और ये अकेला ऐसा इलेक्ट्रोडाट स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट शेल में 1 ही आ रहा है, बाकी सब में 2 आएंगे, किसी में देख लो। और थर्ड वाले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो मतलब ये समझ लो हम सिर्फ फर्स्ट शेल में 2 रख सकते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, और बाकी के शेल में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। और जब एटम की सारी शेल फिल हो जाते हैं एकदम, जैसे फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, 2 हो गया, और फिर बाकी में 8, और जितना भी उसके अकॉर्डिंग है जो इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर वो फिल हो गए तभी हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल है। और उसे स्टेबल बनाने के लिए क्या हमारे पास, जैसे ये एक एटम है, ये हमारा बन रहा है, सॉरी मैं खुद ही बोलूँगी, 2 ही होने चाहिए। एंड इधर हमने 8 बना दिया। किसी का इलेक्ट्रॉनिक देखती हूँ मैं, किसी का 9 होगा तो बताती हूँ एक बार। स्टेबल बनाने के लिए हमें जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसमें कम से कम 2 या फिर 8 कोई भी एक नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टेबल होने के लिए इसके आउटरमोस्ट शेल में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि एक फ्लोरीन का मैं बनाती हूँ इलेक्ट्रोडाट स्ट्रक्चर, सो 2 एंड देन 8 या 8 4 5 6 7 8, फिर ये बनता है 1। अब मैंने कहा है ना कि लास्ट वाले शेल में या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। अब उसके लिए 7 गेन करना ईजी रहेगा या फिर 1, सो ऑफकोर्स 1 ही होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी की वैलेंसी 5 से ऊपर नहीं जा रही है। सो वैलेंसी जो कम होगा ना, जो इजी होगा उसके लिए कि गेन करना जो इजी होगा या फिर लूज़ करना जो इजी होगा, उसे वो करेंगे, वैलेंसी बना देंगे उसकी, ठीक है। और वैलेंसी में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जितने आउटरमोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और वैलेंसी होती है जितने उसे लूज़ करे या गेन करे, जो मैंने ऊपर बताया था। जैसे देखो मैग्नीशियम का ये, सो इसमें आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी 2। और ये जो SI यानी कि क्या था, ये सिल्वर था शायद, ये और इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 4। अगर 8 होते तो 8, 5 होते तो 5, 8 3 होते तो 3, इसके अकॉर्डिंग निकाल दो। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वही मैंने ऊपर बताया था कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 8। सो इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 5 6 7, सॉरी 6 होते हैं, 7 होते हैं।
देखो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हम कैसे बनाएंगे, जो बनेगा 2 यहाँ पे एंड देन 8 में से 2 गए 6, 3 4 5 6। अब इसके लिए 8 बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा या फिर 2 करना, ऑफकोर्स 8 बनाना, या फिर या तो इसे 2 गेन करना ज़्यादा सही रहेगा, या तो इसे पूरी 4 लूज़ करना। तो उसके लिए क्या ईजी रहेगा, ऑफकोर्स इसके लिए 2 गेन करना ईजी रहेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। और अगर हम कुछ गेन कर रहे हैं तो उसकी गेन कर रहे हैं तो हम माइनस में लिखेंगे, अगर हम लूज़ कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे। बस कि इसका उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा ही है, खुद अपोजिट है इसके बिल्कुल। अब लिथियम में देखो, लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसे स्टेबल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये बन रहा था 2 एंड देन 1, सो या तो हम इसमें 1 गेन करें तो यहाँ पे लास्ट में 2 हो जाएगी, या 2 या 8 बनाए तो 2 बनाएंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो या तो हम +1 लिख सकते हैं इसका, क्योंकि हमने गेन करा, या तो हम इसे लूज़ कर दें, ये मैंने इरेज किया, समझो ये इरेज कर दिया, इस वाले को हटा दिया, गेन लूज़ कर दिया, तो इसकी वैलेंसी +1 और -1 दोनों से थी। क्योंकि अगर हम इस वाले को हटा दें तब भी हमारे पास 2 रहेंगे, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तब भी 2 हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है ना यहाँ पे, लिखा नहीं, हाँ ये लिख दिया। और ये वही अगर लूज़ कर रहा है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में होगी, अगर गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव में होगी। और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, देखो ये मैंने बताया था ना, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। मास एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आज के लिए मैं एक ईजी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद हो सकता है कि कैसे याद करें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, तो अगर आपको प्रोटॉन याद होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप याद हो जाएंगे, और अगर आपको मास पता है तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो आराम से। एटॉमिक नंबर निकालना तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वली होता है एटॉमिक मास। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, है नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम होती है, ठीक है। अब सिंबल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बीच में हम लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि मैं लिखती हूँ ओ। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है शायद, 16 सॉरी। ऊपर हमें लिखना है मास नंबर, तो मैंने मास नंबर ऊपर लिख दिया। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 नहीं होता है, नहीं 9 नहीं, कुछ तो होता है, याद नहीं आ रहा, 8 होता है, सॉरी 8, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे सिंबल, एलिमेंट के सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बीच में एलिमेंट का नेम, ये और दिखाना होगा, बीच में एलिमेंट का नेम यहाँ पर मैंने लिख दिया, और फिर ऊपर एटॉमिक नहीं, ए तो उसका अपोजिट होगा, मतलब मास नंबर। जेड है तो वो होगा एटॉमिक नंबर। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये देखो कार्बन का, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा एग्जांपल कार्बन का ही दो, क्योंकि ये बहुत इजी सा एग्जांपल है। कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, बस बन गया। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता करने, न्यूट्रॉन पता करने, प्रोटॉन पता करने, और हमें सिर्फ मास नंबर दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे, मतलब इससे कैसे पता करेंगे। अब ये तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, सो हम इधर से लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो प्रोटॉन आर 6, और फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 6 इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिल गए। फिर बचा क्या, ये देखो, फिर होता है मास नंबर, फिर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, सो हमें प्रोटॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन हमें निकालना है, मास नंबर हमें दिया हुआ है। सो हम ये जो प्रोटॉन है इसे हम इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब हमें मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना है, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो सेम वही चीज़ है इधर। फिर आते हैं आइसोटॉप्स। सो इसका सबसे ईजी तरीका यही जो मैंने इधर लिखा, आइसो मतलब डिफरेंट एंड टॉप मतलब, टॉप एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगी। टॉप मतलब कि ऊपर वाली जो डिजिट होती है वो इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। आइसो मतलब डिफरेंट, और टॉप मतलब ऊपर वाली, और ऊपर क्या होता है मास नंबर। मतलब आइसोटॉप्स वो एटम्स, देखो जब किसी एटम में सेम एलिमेंट के एटम का सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। कार्बन का देखते हैं, कार्बन के 2 होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 में देखो
C12 एंड C14 में कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 एंड इसमें एटॉमिक मास क्या है 14। एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कितना है इसमें 6, सेम है। मतलब सीधी बात ये है कि आइसोटॉप्स में ऊपर वाली डिजिट डिफरेंट होगी और नीचे वाली सेम होगी। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन के जिसमें बना वो मास होता है, जिसका मास नंबर 1 होता है उसे हम प्रोटियम कहते हैं, जिसका मास नंबर 2 होता है उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका मास नंबर 3 होता है उसका हम ट्यूटेरियम कहते हैं। और आइसोटॉप्स का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये तो आती ही है पेपर में। देखो आइसोटॉप्स, यूरेनियम के आइसोटॉप, देखो यूरेनियम में फ्यूल के जो न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो अरे कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा। यूरेनियम का आइसोटॉप यूज़ होता है फ्यूल एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम कहाँ यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर दूसरा आइसोटॉप और कहाँ यूज़ होता है, आइसोटॉप इज यूज इन कोबाल्ट। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब कि जो कैंसर है तो उसमें कोबाल्ट का आइसोटॉप यूज़ किया जाता है। और आयोडीन के आइसोटॉप को भी यूज़ किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए। आइसोबार्स उसका डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी थी कि देखो जैसे होता है ना, ऊपर ए मास नंबर, नीचे जेड एटॉमिक नंबर, सो ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट, सो यहाँ पे सेम एलिमेंट। सो इसमें जो एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। ये थोड़ा ईजी सा तरीका है जिससे आप इसे समझ सकते हो। अब ये ऐसे एक बात से समझो, यहाँ पे डिफरेंट होता है, ये जो एलिमेंट है डिफरेंट होते हैं जिसके सेम मास नंबर होते हैं। देखो डिफरेंट एलिमेंट जिनके सेम मास नंबर होते हैं पर डिफरेंट होते हैं एटॉमिक नंबर, तो उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। ऐसे एग्जांपल बुक में ही है, मैंने यहाँ पे लिखी है। और लिमिटेशन तो मैंने बताई दी थी शुरू में। अब ये टेबल, इसे याद करने का इजी वे में बताने वाली हूँ, मतलब सबके अलग अलग वे होते हैं लेकिन ये वे भी मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने सोचा इससे याद हो जाता है, थोड़ा सा मुझे ये हो गया था इससे मुझे मतलब मैं लिख सकती हूँ कि अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो मैंने ये याद कर लिया था। इस टेबल की वजह से आप न्यूट्रॉन तो याद नहीं कर पाओगे लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद कर पाओगे, और एटॉमिक मास नंबर तो आपको याद करना ही होगा। तो अगर आपको मास नंबर याद है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद है, तो आप न्यूट्रॉन भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे देखो, ये हमें हमेशा ऐसे ऑर्डर में लिखना होता है। सो हे ली बेब कार्नोफ नेना मग अल्सी पस्कलर। और ये जो पोटेशियम वाला है ये हमारे बुक में नहीं है लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया था, सो इसे ना ही लो तब भी चलेगा। सो इसे आप एक्स्ट्रा में ले सकते हो। देखो आप बस अपना हे ली बेब कार्नोफ नेना मग आलसी पस्कल अर्थ। इसकी जो अगर कोई लाइन वाइज याद हो गई ना, तो मतलब देखो इसमें एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा आपको, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन याद हो जाएंगे आपको, और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद हो जाएंगे, क्योंकि नंबर वाइज अगर आपको याद हो गए, अरे क्या हो रहा है इसमें, अगर आपको नंबर वाइज याद हो गए, जैसे ही एच से हाइड्रोजन एच ई है, तो बस आपको ये याद होने चाहिए कि ये किस किस का वो है सिंबल, किस किस का है, ठीक है। सबको ये साइंस से याद हो जाए, लेकिन सबको अलग अलग तरीका होता है, आपका अलग होगा, तो आप उससे देख लेना। और ये लाइन वाइज अगर आपको याद होगा ना, तो आप आराम से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो, ये लाइन वाइज ही आपके ऊपर में यहाँ तक है आर्गन तक। पोटेशियम का मैं बता देती हूँ, पोटेशियम 19 है प्रोटॉन उसमें, और कैल्शियम में 20, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 19-20 ही है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 20-20 है दोनों में। और ये देखो ये ना इसमें एन शेल तक बनेंगे क्योंकि ये 18 से ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। ओके, सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।